तो आज समास का ही एक भेद तत्पुरुष है जिसको आज मैं इस एपिसोड में मैं पढ़ाऊँगा। तो वो है तत्पुरुष। ये तत्पुरुष का ये थोड़ा सा बता देते हैं। दो भेद है, एक है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ये समास के दो मैं भेद बताया, इसका विग्रह करने पर भेद हुआ है, डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि ये तत्पुरुष का जो मैंने दो भेद किया उसमें ये समानाधिकरण को इस बार बोर्ड ने हटा दिया है 30% लेस का, और ये व्यधिकरण तत्पुरुष को ही एक तत्पुरुष की एक भेदों में व्यधिकरण तत्पुरुष को ही रखा है। तो इसलिए हम ज़्यादा इस पर चर्चा करेंगे, इस व्यधिकरण तत्पुरुष पर। अब बी अधिकरण लिखा है, बी से विषम और अधिकरण माने आधार, अधिकरण माने आधार। यानी कोई दो तीन विद्यार्थी है मान लीजिए, तो एक विद्यार्थी एक ब्रेंच पर बैठा हुआ है और दूसरा विद्यार्थी दो विद्यार्थी है, सो एक ब्रेंच पर बैठा हुआ है। तो दोनों का बैठने का जो आधार है क्या है? विषम है। तो विषम आधार होने के कारण यानी विषम विभक्ति होने के कारण इस समास का नाम पड़ गया व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसी को चर्चा करना है। तो विषम विभक्ति होने से व्यधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो इस व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए हैं, 6 भेद विषम विभक्ति होने का। यानी हम कैसे अब 6 भेद हो गए हैं, तो इस 6 भेदों का नाम है। अगर मान लीजिए कि पूर्व पद में अगर द्वितीय विभक्ति लगी रहेगी तो वो समझ लेंगे कि द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। यदि अब चलिए उसको मैं डिटेल से ही लिखा देता हूँ, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर बताने की बात नहीं है तत्पुरुष से यहाँ पर। अब इसके 6 भेद है, 6 भेदों का यहाँ से मैं ध्यान से दूंगा। यानी समझाने की बात है कि यहाँ पर प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगी रहेगी तो द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे। प्रथम पद में अगर तृतीय विभक्ति लगी रहेगी तो तृतीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। चतुर्थी विभक्ति लगी रहेगी तो चतुर्थी तत्पुरुष। पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति लगी रहेगी तो इस तरह से उसका नाम हम जान लेंगे कि द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। इसके 6 भेद बताए गए, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ यानी द्वितीय विभक्ति से। तत्पुरुष का जो पहला जो भेद होगा द्वितीय तत्पुरुष समास है। ये द्वितीय तत्पुरुष समास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द्वितीय तत्पुरुष समास। इसको ध्यान से लिखेंगे। इसकी परिभाषा पहले मैं लिख देता हूँ। ये द्वितीय तत्पुरुष समास का मैं यहाँ पर थोड़ा सा लंबा शब्द है, देखेंगे। ये द्वितीय अलग लिखा हुआ है,
श्रितातीत पतित गतार्थ प्रताप प्रताप प्रतापनई, ये लिखा हुआ है। इतना वर्ड एक ही है, ध्यान से लिखेंगे, देखेंगे। ये द्वितीय लिखा है, द्वितीय विभक्ति है ये। अब एक सूत्र लिखने का मतलब है कि इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, यानी इन शब्दों के योग में जितने भी ये शब्द आएंगे उन शब्दों के योग में हम द्वितीय विभक्ति लगाकर क्लियर करेंगे। ये समस्या होती है कि मैंने द्वितीय से सप्तमी तत्पुरुष तक उसमें कौन सा आखिर में विभक्ति लगाएं, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये आपको वर्ड याद हो जाएगा तो इन शब्दों के योग में जो भी अगर विग्रह करने की स्थिति होगी तो उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाकर ही तोड़ेंगे। अपने मन मर्जी से हम दूसरा कोई अन्य विभक्ति नहीं लगा पाएंगे। तो इन शब्दों के योग में जहाँ भी रहेगा हम कौन सा विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय लिखेंगे। अब है इन शब्दों के योग में, शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। अब इन शब्दों को मैं अलग अलग लिख देता हूं कि आपको क्लियर ना हो, मैं दिक्कत ना हो। यहां पर मैं लिखता हूं एक से श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न। यह ऐसा ये शब्द है। इन शब्दों के योग में ये आपको दिखेगा, उत्तर पद में दिखेगा। इसके आगे कोई शब्द रहेगा, अगर कंबाइंड रूप से रहेगा, समस्त पद रहेगा, तो आप इसको विग्रह करेंगे तो वो विग्रह में उत्तर पूर्व पद में जो शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाकर ही हम बनाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। ये आश्रित कर देते हैं, श्रित नहीं है, आश्रित है। कृष्ण, कृष्णम, आश्रितम। ये देखिए, अब ये आश्रित शब्द के कारण, यहाँ पर आश्रित शब्द दिया हुआ है, आश्रित शब्द के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। जब तक ये आश्रित ध्यान में नहीं रहेगा तब तक इसमें आप तृतीय विभक्ति लगा देते तो गलत हो जाता है, चतुर्थी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, पंचमी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए इन शब्दों को ध्यान में, इसलिए मैं सूत्रबद्ध कर दिया हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक केवल तत्पुरुष समास में एक भेद, मैंने 6 भेद पढ़ना है, 6 उदाहरण सूत्र लिखा देगा, उसी से काम चलेगा। तो एक कृष्णम, ये लिखा है कृष्णम आश्रितम। इन शब्दों के योग में यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी है। तो ये जाकर क्या हो जाएगा, कृष्णा श्रितः। तो इस तरह से ये बना। और कृष्णा श्रितः रहेगा तो श्रित से ही पता चल जाएगा कि इसमें जस्ट आगे वाले में कौन सी विभक्ति लगा है। तो आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, अन्यथा कोई तीसरा विभक्ति कोई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये है ये उपम लिखते हैं, उपम पतितः, उपपतितः बराबर हो जाएगा उप पतितः, उप पतितः। स्वर्गम अतितः, अब क्या करेंगे, जोड़ने के क्रम में इन शब्दों का जो पूर्व पद में विभक्ति लगी है विभक्ति को हटा देंगे और अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। ये विभक्ति है, ये म अनुस्वार जो है सो विभक्ति लगी है, द्वितीय में लगी हुई है वर्ड। इसमें विभक्ति जब लेस कर देंगे कृष्ण हो जाएगा, कूप हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। तब इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर अ है, यहाँ पर विभक्ति लेस करेंगे तो यहाँ पर अ है
ग में अ है, यहाँ पर अ है, दोनों मिलकर क्या होगा, आ हो जाएगा, इन हो जाएगा स्वर्गातीतः। इस तरह से बनेगा ग्रामम, ग्रामम गतः, गतः बराबर है ग्राम गतः, ग्राम गतः। स्वर्गम अत्यस्त, स्वर्गम में म हलंत करेंगे क्योंकि अ है, यहाँ भी ये म करेंगे तो बेहतर रहेगा, और बाकी भी यहाँ भी म करेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर व्यंजन वर्ण है इसलिए अनुस्वार डाल दिया, और यहाँ भी व्यंजन वर्ण है तो अनुस्वार डाल दिया, यहाँ पर अ है तो इसलिए म डाल दिया। अत्यस्तम, अत्यस्त यानी स्वर्गात्यस्त, यानी हो जाएगा स्वर्गात्यस्तः। उसके बाद है प्राप्त लिखा है, यहाँ पर ग्रामम, ग्रामम प्राप्तः, ये हो जाएगा ग्राम प्राप्तः, ग्राम प्राप्तः। उसके बाद है आपनः, कष्टम आपनः, कष्टम आपनः, आप न डबल न है, न संयुक्त है, आप न बराबर हो जाएगा कष्टापनः। इस तरह से आप ये लिखेंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये द्वितीय तत्पुरुष का ये आपका भेद में उसका मैं एक एक लिखा दिया। अभी तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी वगैरह भेद है, तो ये आप इन वर्डों को, इन शब्दों को याद कर लेंगे तो आपको शायद दिक्कत नहीं होगी कि इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगाकर बना हुआ है। तो एक बार फिर इसको पढ़ेंगे, द्वितीय पतित गताशेष प्रतापन, इस तरह से वर्ड लिखा हुआ है। तो चलिए ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पर मैं ये तृतीय तत्पुरुष लिख रहा हूँ, तृतीय तत्पुरुष। सूत्र है पूर्व सदृश समनार्थ फलम निपुण निष्सलक्षण, सलक्षण या सलक्षण, सलक्षण कीजिए। यहाँ पर एक कलह, कलह निपुण निष्सलक्षण ही, इस तरह से ये दिया हुआ है। इसको भी हम अलग अलग लिखते हैं, पूर्व सदृश सम अर्थ कलह। थोड़ा यहाँ पर ये बाकी जो शब्द है निपुण मिश्र ये शब्द है। इन शब्दों के योग में ये याद रखेंगे, पूर्व सदृश सम,
ऊन अर्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, इन शब्द के योग में हम यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तृतीय विभक्ति का ही नियम है। आश्चर्येन, आश्चर्येन पूर्वः बराबर होगा आश्चर्य पूर्वः, आश्चर्य, आश्चर्य पूर्वः। मात्रा सदृशः, माँ के समान, मात्रा सदृशः बराबर हो जाएगा माँ सदृशः, माँ सदृशः। चलिए अब है सम, अब यहाँ पर लिखते हैं पित्रा कर देते हैं, ये तृतीय विभक्ति है। मात्रा, मातृ शब्द में तृतीय विभक्ति मात्रा होता है, उसी तरह पितृ शब्द की तृतीय में पित्रा हो जाएगा पित्रा सम बराबर हो जाएगा पितृ सम। मातृ, यहाँ पर स्पेलिंग इसका है मातृ सम, छूट गया था, मातृ सम, मातृ सदृश, मातृ सदृश, और यहाँ पर है पित्रा सम, पितृ सम, पितृ सम। जब विभक्ति हटा देंगे तो पितृ से, पितृ शब्द है, मातृ शब्द है, जब माता और पिता में विभक्ति हटा देंगे मात्रा और पित्रा का, तो शब्द कहाँ पर चला जाएगा, मातृ और पितृ शब्द आ जाएगा, तो सम, इस तरह से ये बनेगा। उसके बाद मुना, एकेन, एकेन पुनः बराबर हो जाएगा एकोना, इसमें संधि है, एकेन में से विभक्ति हटा दें तो एक हो जाएगा, एक क में उ की मात्रा जो तो ओ हो जाएगा एकोना हो जाएगा, एकोनः, एकोनः, इस तरह से शब्द बनेगा। उसके बाद अर्थ है, अर्थ है धनेन अर्थः, धनेन अर्थः बराबर हो जाएगा धनार्थः, 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 इस तरह से एक शब्द बनेंगे। उसके बाद कलह है, विवादेन कलह, चाहे वाचा कलह, ये इम्पोर्टेंट शब्द है, वाचा, वाचा कलह, ये वाचा, ये वाक का तृतीय में लिखा होता है वाचा, वाचा कलह, वाक कलह, ये चौ का क हो जाता है, वाक कलह, वा आधा क, कलह, वाक कलह, नहीं। अब देखें निपुण लिखा हुआ है, निपुण शब्द में ही वाचा भी जोड़ देते हैं, वाचा, वाचा निपुणः, वाचा निपुण बराबर हो जाएगा, यहाँ भी वाक्य निपुण हो जाएगा, वाक्य निपुणः, वाक्य, वाक्य निपुणः, अब ये वाक्य ले जाएंगे तो निपुणः है, वाक्य निपुणः, निपुणः, वाक्य निपुणः, इस तरह से ये बनेगा। उसे मिश्र, गुड़ेन मिश्र, गुड़ेन यानी वाचा निपुण है, बोली में निपुण, गुड़ेन, गुड़ेन मिश्र, गुड़ेन मिश्र, एक मिश्र शब्द के योग में तृतीय विभक्ति लगी है, सब में तृतीय लगी है, यानी गुड़ेन में से विभक्ति लेस करेंगे तो गुड़ हो जाएगा, गुड़ मिश्र हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा गुड़ मिश्रम, यानी गुड़ में सना हुआ कोई पदार्थ, चूरा हो या चावल वगैरह हो, गुड़ मिश्र, इस तरह से ये शब्द बना, समास बना। तो हाँ, ये सलक्षण व्यवहारेण, व्यवहारेण सलक्षणः, व्यवहार से निपुण, कुशल, सलक्षण, चिकना स्वभाव, सरल, विनम्र, ये अर्थ होता है सलक्षणः बराबर हो जाएगा व्यवहार,
स्लप छ नह, इस तरह से ए बना। तो इस तरह से आप वर्ड याद कर लेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा। अभ्यास करेंगे तो अभ्यास ये क्या होता है, अनाभ्यास विषम विद्या, बिना अभ्यास का ये विद्या क्या होती है, जहरीला हो जाती है। इसलिए अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये मैंने ये द्वितीय तृतीय तत्पुरुष समास का ये मैं सूत्र लिखा, उस सूत्र को क्या किया, अलग अलग शब्दों में क्या किया वो लिख दिया और उसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया। चलिए ये तृतीय तत्पुरुष समास का ये समास समाप्त हो गया। अब तृतीया के बाद में मैं चतुर्थी पर चलूंगा। ये चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब इसका सूत्र है बलि हित सुख रक्षितहि। इस तरह से ये इसका छोटा सा सूत्र ही है, कोई बड़ा सूत्र नहीं है। बलि हित सुख रक्षितहि, यहाँ पर बलि लिखते हैं, बलि हित सुख और रक्षित, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे काकाय बलि, ये चतुर्थी विभक्ति लगी है बलि के योग में। काक में कौवा में चतुर्थी विभक्ति लगकर बना है काक बलि, कौवे के लिए बलि, काक बलि। इसका दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं, भूताय बलि बराबर क्या हो जाएगा, भूत बलि हो जाएगा, भूत बलि। चलिए इस तरह से इसको आप समझेंगे। अब एक एक उदाहरण बताए, गौवे गौ गाय के में चतुर्थी के लिए गौवे हिता बराबर क्या हो जाएगा, गोहितः। उसी तरह से है गौवे सुखम सुखे सुखानी होता है, गौवे सुखम बराबर हो जाएगा गो सुखम। अब लिखा हुआ है गौवे रक्षितः, गौवे एक ही शब्द को मैं लिया हूँ, गौवे रक्षितः बराबर हो जाएगा गो रक्षितः। इस तरह से इसको हम समझे। तो ये अब तत्पुरुष का चतुर्थी तत्पुरुष समाप्त हो गया। अब पंचमी षष्ठी सप्तमी 3 तत्पुरुष रहेंगे शेष, इसके नेक्स्ट वर्ग में क्लास